नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं 2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन और थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं, जिसका नाम है क्लॉक स्टॉपर्स। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है, जहां एक दाढ़ी वाला आदमी जल्दी में होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हालात को बदतर बनाने के लिए हाल की उड़ान का टिकट पूरी तरह से बुक है। वो तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे एक ऐसा आदमी नहीं मिल जाता जो उसे बहुत सारे पैसे देने के बाद अपना टिकट देने को तैयार हो। दुर्भाग्य से जैसे ही वो विमान में पहुंचता है, अचानक उसे हवाई अड्डे से एक वैन में तेजी से खींच लिया जाता है। दो एजेंट उसका भेष बदलकर कहीं से भी दिखाई देते हैं। ये दृश्य तब जाक नाम के एक किशोर के पास जाता है, जो अपनी साइकिल से प्राचीन वस्तुओं की दुकान तक जाता है। वो एक पुराना विंटेज टाइपराइटर चुराता है और उसे ईबे को अधिक कीमत पर बेचने की कोशिश करता है। पता चला कि वो एक नई कार खरीदने के लिए मर रहा है। इस बीच उनके पिता जॉर्ज गिब्स विश्वविद्यालय में क्वांटम भौतिकी के व्याख्याता हैं। जाक अपने पिता से मिलता है, उसे नई कार के लिए एक सहपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए भीख मांगता है, लेकिन जॉर्ज ने इसे स्थगित कर दिया क्योंकि वो हाल ही में अपने छात्र अर्ल डोपलर के साथ क्यूटी लैब में एक परियोजना पर काम करने में बहुत व्यस्त रहा है। निराश जाक फिर अपने सबसे अच्छे दोस्त मीकर से मिलने जाता है, जो एक पेंटबॉल गन स्टोर में काम करता है। वो जाक को एक डीजे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है, जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे। जाक ने फ्रांसिस्का को देखा, जो अभी अभी उसके स्कूल में दाखिला लेने वाली हॉट लड़की है, और उसके साथ बातचीत शुरू करने का प्रयास करता है, लेकिन फ्रांसिस्का को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जाक फिर घर लौटता है, जहां वो अपने पिता से कार शोरूम में आने के लिए कहता है। हालांकि जॉर्ज अपनी परियोजना पर काम करने का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि डॉपलर एक सप्ताह से लापता है और इसे अगले सप्ताह सम्मेलन से पहले समाप्त किया जाना चाहिए। अभी के लिए अपने बेटे के अनुरोध को अनदेखा करते हुए उस रात जॉर्ज को सबसे तकनीकी रूप से उन्नत घड़ी को खत्म करते हुए देखा जाता है और इसे एक बुक बॉक्स में संग्रहित किया जाता है। दूसरी ओर क्यूटी कंपनी के सीईओ श्री गेट्स एजेंट मूर से बात करते हुए दिखाई देते हैं, जो उन्हें सूचित करते हैं कि शत्रु शक्तियों द्वारा प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के जोखिम के कारण वो अपनी चल रही ब्लैक ऑप्स परियोजना को बंद कर रहे हैं। वो आदमी उसे चेतावनी देता है कि उसके आदमी अगले सप्ताह में सभी शोध उपकरण एकत्र करने के लिए वापस आएंगे। दाढ़ी वाला आदमी, जो लापता डॉक्टर डॉपलर निकला लेकिन एक पुराने रूप में, वास्तव में गेट्स वैज्ञानिक है और उसे हाइपर टाइम अवस्था में आणविक स्टेबलाइजर नामक मशीन बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। एक ऐसा राज्य जहां लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। तब ये पता चलता है कि वो बहुत अधिक उम्र का दिखता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से हाइपर टाइम में काम कर रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि वो उम्र बढ़ने की इस समस्या को हल करने के लिए जॉर्ज के साथ काम कर रहे हैं, जो गेट्स को उग्र बनाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही वर्गीकृत परियोजना है। घर पर वापस जाक की बहन गलती से घड़ी को उसके बॉक्स से बाहर कर देती है। कुछ ही समय बाद जाक को घड़ी मिल जाती है और वो इसे स्कूल में पहनने का फैसला करता है। आगमन पर वो देखता है कि फ्रांसिस्का को दो पुरुषों द्वारा छेड़ा जा रहा है और उसकी मदद करने का इरादा रखते हुए उससे संपर्क करने का फैसला किया। हालांकि वो इसके बजाय उनसे अपमानित होता है। सौभाग्य से वो उसके प्रयास को देखती है और अंत में वो उसे अपना पता देने के लिए तैयार है और उसे आने के लिए आमंत्रित करती है। स्कूल के बाद वो तुरंत हॉट गर्ल के घर जाता है, जहाँ उसे रेक के पत्तों की मदद करने के लिए कहा जाता है। हालांकि वो थोड़ा निराश है, क्योंकि ये वो नहीं है जिसकी वो उम्मीद कर रहा है। वो सकारात्मक रहने की कोशिश करता है और उसकी मदद करने के लिए सहमत होता है। किसी बिंदु पर वो गलती से घड़ी में एक बटन दबा देता है, जो अचानक उसके चारों ओर हर गति को धीमा कर देता है। वो घर में एक विशाल चूहा लाता है और अचानक सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है, जिससे फ्रांसिस्का चौंक जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो वास्तव में हाइपर टाइम स्थिति को सक्रिय करता है। फिर वो दिखाता है कि उसने अभी अभी उस लड़की को क्या खोजा है, जो हाइपर टाइम में भी शामिल हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि घड़ी वास्तव में उनके अणुओं को तेज कर रही है, जिससे वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए चारों ओर सब कुछ ऐसा लगता है कि ये बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। घड़ी के साथ जैक अंततः फ्रांसिस्का का दिल जीत लेता है। वे घड़ी की शक्ति का उपयोग मनोरंजन के लिए करते हैं, शहर में खिलवाड़ करते हैं। वे एक अधिकारी को दंडित करते हैं, जो लोगों को पार्किंग टिकट भेजता रहता है। उसके बाद उन्होंने उसके स्कूल के दोस्तों को धमकाया, जो धमकाना पसंद करते हैं, और एक लड़का जिसने 24 घंटे के लिए अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित कार को पकड़ने का वादा किया था। बाद में उस रात युगल एक डीजे प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जहां मीकर प्रतिस्पर्धा कर रहा है। पता चलता है कि मीकर अभी भी एक शौकिया है और संगीत को खराब तरीके से मिला रहा है, जिससे भीड़ उसे बुकर रही है। जाक और फ्रांसिस्का हाइपर टाइम स्थिति में आने और अपने गरीब दोस्त की मदद करने का फैसला करते हैं। हाइपर टाइम में अपने दोस्तों की मदद से मीकर अचानक वास्तविक दुनिया में बहुत ऊर्जावान और मनोरंजक हो जाता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी भ्रमित हो जाता है। प्रतियोगिता के बाद मीकर को अभी भी इस बारे में एक भी सुराग नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर वे उसे घर ले जाते हैं और फ्रांसिस्का अंततः जाक को उसके जाने से ठीक पहले एक शुभरात्रि चुंबन देता है। वो हाइपर टाइम में जाता है और घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कोई उसके घर में घुस रहा है।
गेट्स और गुर्गे जाक को एक तरल नाइट्रोजन के साथ गोली मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो इसे चकमा देने में सफल होता है और अपने जीवन के लिए दौड़ता है। सौभाग्य से वो डॉक्टर डॉपलर द्वारा बचा लिया गया और वे एक चोरी की वैन लेकर भाग गए। हाइपर टाइम राज्य में एक पीछा अनुक्रम होता है जहाँ डॉपलर बताते हैं कि आणविक गतिविधि को धीमा करने के लिए तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। खुद को कफ से मुक्त करने के बाद डॉपलर जैक को घड़ी सौंपने के लिए मजबूर करता है, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जाक उसे वैन से फेंक देता है और गलती से कार को नदी में गिरा देता है। दुर्भाग्य से पानी को छूते ही घड़ी टूट जाती है। अगले दिन जैक अस्पताल में उठता है और एक वैन चोरी करने का आरोप लगने के बाद घड़ी और अपने परिवार को पीछा करने के बारे में समझाने की कोशिश करता है। फिर उसे पता चलता है कि गुर्गे अभी भी उसके पीछे जा रहे हैं। वो टूटी हुई घड़ी को सुखाने में सक्षम है और एक पुलिस अधिकारी के साथ कपड़े बदलने के बाद उन्हें सफलतापूर्वक चकमा देता है। दूसरी तरफ गेट्स को पता चलता है कि जॉर्ज जैक के पिता हैं और प्रोजेक्ट में डॉपलर के गुप्त सहयोगी हैं। इसके बाद उसने पिता का अपहरण करने की योजना बनाई। जाक अपनी कार उधार लेने के लिए मीकर की मदद मांगता है, लेकिन असफल हो जाता है। इस प्रकार वो फ्रांसिस्का की विशाल हवेली में कपड़े और एक कार उधार लेने के लिए अपने पिता को खोजने के लिए घुसता है, जो एक सम्मेलन में भाग ले रहा है। वो उसे अपनी BMW उधार देती है और उसके साथ आने का फैसला करती है। इस बीच गेट्स अकेले ही जॉर्ज के पास जाते हैं, उन्हें क्यूटी की लैब में आणविक स्टेबलाइजर को खत्म करने के लिए मजबूर करते हैं। थोड़ी देर बाद जैक और फ्रांसिस्का अपने पिता के होटल के कमरे में पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। उसे शक है कि जॉर्ज ने कमरे से चेक आउट कर लिया है। अपने पिता की तलाश करते हुए जैक को पता चलता है कि वो और डॉक्टर डॉपलर अब FBI भगोड़े बन रहे हैं। जैसे ही वे होटल से निकलते हैं, एक कचरा ट्रक उनके पास आता है और उन्हें पकड़ लेता है। कुछ क्षण बाद मुड़ जाता है। पता चला कि डॉक्टर डॉपलर ही है जिसने उनका अपहरण किया था। फ्रांसिस्का ने अनायास उसके चेहरे पर लात मारी। वो फिर जैक को घड़ी सौंपने का आग्रह करता है। उसने मना कर दिया और लड़की ने उसे अपनी गेंदों में फिर से लात मारी। वे उसे एक मोटल में ले आते हैं जहां जाक उससे पूछताछ करता है, ये सोचकर कि वो एक जासूस है, क्योंकि डॉपलर को इतना बूढ़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो विश्वविद्यालय में जॉर्ज का छात्र है। जाक ने डॉपलर को वापस क्यूटी भेजने की धमकी दी अगर वो जॉर्ज को बचाने में उसकी मदद नहीं करना चाहता है। डॉपलर अनिच्छा से अनुपालन करता है और घड़ी को ठीक करने में उसकी मदद करता है। वे सम्मेलन में घुस जाते हैं जहाँ फ्रांसिस्का नर्ड को विचलित करता है, जबकि लड़के घड़ी के लिए आवश्यक सामग्री चुराते हैं। डॉपलर द्वारा खींची गई एक इमारत का उपयोग करते हुए वे वेंटिलेशन के माध्यम से अंदर घुसने का फैसला करते हैं। उस समय डॉपलर एकदम नई घड़ी को समाप्त करता है। उसके बाद वे मीकर के स्टोर पर जाते हैं जहां वे जमे हुए हाइड्रोजन बुलेट बनाते हैं और पेंटबॉल हथियार उधार लेते हैं, जिनका उपयोग उनके दुश्मनों को धीमा करने के लिए किया जाएगा। उन्हें वापस सामान्य स्थिति में भेज दिया जाएगा। अगले दिन वे वेंटिलेशन के माध्यम से इमारत में घुस जाते हैं जहाँ डॉपलर आगे नहीं जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे PTSD हो गया है और वो फिर से पकड़े जाने से बहुत डरता है। वे हाइपर टाइम स्थिति में आ जाते हैं और इमारत के अंदर जाने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन एक हाइपर टाइम अलार्म चालू हो जाता है। अपने संशोधित हथियारों का उपयोग करते हुए फ्रांसिस्का और जाक गेट्स के गुर्गों द्वारा पकड़े जाने तक कई गार्डों को खदेड़ने का प्रबंधन करते हैं। दोनों को जॉर्ज के साथ एक सेल में फेंक दिया जाता है जो मशीन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जॉर्ज ने अपने बेटे को उसकी मदद करने की कोशिश करने के लिए डांटा, लेकिन फिर वे सुलह कर लेते हैं। इमारत के बाहर एजेंट मूर अनुसंधान उपकरणों को जब्त करने के लिए अपने आदमियों के साथ इमारत में आता है। उसी समय जॉर्ज ने मशीन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया और गेट्स ने तुरंत उसे आणविक स्टेबलाइजर का परीक्षण करने का आदेश दिया। वो मशीन को सक्रिय करता है। कमरे में सभी को हाइपर टाइम में ले जाना। तीनों सेल से भागने की रणनीति बनाते हैं। घड़ी का उपयोग करते हुए जाक हाइपर टाइम अवस्था में गति करता है और प्रकाश की गति तक पहुंच जाता है। ये प्रकाश रूप उसे सेल की दीवार सहित वस्तुओं के माध्यम से जाने की अनुमति देता है। हालांकि वो तरल नाइट्रोजन की चपेट में आ जाता है और अपने सामान्य रूप में वापस आ जाता है। जॉर्ज और फ्रांसिस्का एक विस्फोट करने और सेल से मुक्त होने का प्रबंधन करते हैं। विस्फोट से बचकर गेट्स फ्रांसिस्का को हाइपर टाइम से बाहर निकालने का प्रबंधन करता है और दूसरों को तरल नाइट्रोजन को आग लगाने के लिए तैयार करता है। सौभाग्य से डॉपलर समय पर आता है और उसे गोली मार देता है, उसे वापस सामान्य स्थिति में भेज देता है। सभी क्यूटी के कर्मचारियों को एजेंट मूर ने गिरफ्तार किया है, जबकि सभी घड़ियां ली जा रही हैं। डॉपलर हाइपर टाइम के अपने उम्र बढ़ने के प्रभाव को उलटने के लिए मशीन का उपयोग करता है, उसे वापस किशोर रूप में बदल देता है। परिवार फिर से जुड़ जाता है और जाक को आखिरकार वो कार मिल जाती है जिसका वो सपना देख रहा था। जैसे ही जाक, डॉपलर, फ्रांसिस्का और जाक की बहन ड्राइव करते हैं, ये पता चलता है कि वो अभी भी निगरानी रखता है और वे एक साथ हाइपर टाइम स्थिति में प्रवेश करते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।